हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असस सोशोलॉजी पर। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज एक बार फिर आपके सामने नया टॉपिक, नई अवधारणा, न्यू कंसेप्ट के साथ उपस्थित हैं। और जो आज का नया टॉपिक है, जो नया विषय है, वो है स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण, पैरोक्लाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिहाज से और सभी के लिहाज से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा है, सरल टॉपिक है और बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी इसमें। तो आइए देखते हैं क्या क्या है, स्थानीयकरण किसको कहते हैं और सार्वभौमिकरण क्या होता है। स्थानीयकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ पैरोक्लाइजेशन। तो आंग्ल शब्द पैरोकियल का अर्थ संकीर्ण या संकुचित होता है। ठीक है ना। तो ये जो शब्द है पैरोक्लाइजेशन, इसका मतलब होता है छोटा, है ना, छोटा, संकीर्ण या संकुचित। ठीक है ना। तो इसी को ही जो है मद्देनज़र, इसी को ध्यान में रख के हम लोग इस अवधारणा को जो है समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अतः शाब्दिक दृष्टि से वह प्रक्रिया जो समूह की भावना को संकीर्ण बनाती है या समूहों में ग्रामों की स्थानीय विशेषताओं को उत्पन्न करती है, उसे हम स्थानीयकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। वैसे तो संकीर्णीकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख मॉरिस ऑपलर ने किया था। ठीक है। तो जो स्थानीयकरण या संकीर्णीकरण का जो, इसका नाम संकीर्णीकरण भी है क्योंकि संकीर्णता से बना है। अगर जो भी संकीर्णता को धारण की होती है उसको हम संकीर्णीकरण या स्थानीयकरण कह देते हैं। संकीर्णीकरण का मतलब होता है जो छोटी जगहों पर उपलब्ध हो, छोटे स्थानों पर मिले, है ना, और बहुत ज़्यादा उसका विस्तार ना हो। ठीक है ना। तो संकीर्णीकरण और स्थानीयकरण का मतलब सेम ही है। तो इसका जो सबसे पहले जो उल्लेख किया है वो मॉरिस ऑपलर ने किया। ठीक है, मॉरिस ऑपलर ने किया। बाद में मैकीमेरिट ने संकीर्णता को अधिक महत्व न देकर स्थानीय धार्मिक विश्वासों को अधिक महत्व दिया है। ठीक है। वैसे तो ये जो कंसेप्ट है स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण, मैकीमेरिट ने दिया है समाजशास्त्र के अंतर्गत। तो हम इसी लिहाज से पढ़ते हैं इसको कि ये मैकीमेरिट की अवधारणा है। कहीं भी एग्जाम में पूछी जाती है तो हम जो है मैकीमेरिट के अकॉर्डिंग, और अगर कोई ऑब्जेक्टिव भी होता है तो उसको मैकीमेरिट को ही जो है हम टिक करना होता है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं मैकीमेरिट के अनुसार स्थानीयकरण क्या है। तो मैकीमेरिट संकीर्णीकरण या स्थानीयकरण को सार्वभौमिकरण की विपरीत विशेषताओं वाली प्रक्रिया मानते हैं। क्योंकि अभी हमने सार्वभौमिकरण पढ़ा नहीं है ना, क्योंकि अभी जो है हमने सार्वभौमिकरण पढ़ा नहीं है, तो हम कैसे पता लगेगा सार्वभौमिकरण के विपरीत क्या है। ठीक है। तो जो इससे मतलब सार्वभौमिकरण भी जो है आगे आएगा तो उसको जो है हम वहाँ पे क्लियर कर लेंगे कि विपरीत विशेषताओं वाली प्रक्रिया है। उनके अनुसार जब वृहद परंपरा के तत्व लघु परंपरा के तत्वों में सम्मिलित हो जाते हैं तो उनके स्वरूप बदल जाते हैं। परिवर्तन की इसी प्रक्रिया को हम संकीर्णीकरण कहते हैं। ठीक है। यानी कि जब कोई बड़ी वस्तु या बड़ी परंपरा, वृहद परंपरा, और जो है जब छोटी परंपरा के रूप में जो है जानी जाए या उसके तत्व जो है छोटी परंपरा में जो है सम्मिलित हो जाएं तो उसको जो है हम संकीर्णीकरण या स्थानीयकरण कहेंगे। ठीक है। ये मैकीमेरिट के अनुसार है। इसका उदाहरण क्या है ना, उदाहरण सहित विस्तार से जो है स्थानीयकरण को हम देखने का प्रयास करेंगे तो बेहतर समझ में आ जाएगा। संकीर्णीकरण की प्रक्रिया में वृहद परंपरा के तत्व लघु परंपरा में सम्मिलित होने लगते हैं। यह लघु समुदाय की रचनात्मक प्रवृत्ति को दर्शाती है। इस प्रक्रिया में वृहद परंपराओं के मौलिक स्वरूप परिवर्तित हो जाते हैं। विवेक एवं तर्क के द्वारा संकीर्णीकरण की प्रक्रिया में परिवर्तित वृहद परंपरा के तत्वों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही वृहद परंपरा के तत्व अपनी राष्ट्रीय एवं सामूहिक पहचान को खोने लगते हैं। इसका स्वरूप स्थानीय हो जाता है। ठीक है ना। अभी देखते हैं क्या है। संकीर्णीकरण के भारतीय समाज में अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके, वो देखते हैं। हर पर्व एवं व्रत अलग अलग ढंग से विभिन्न समुदायों में मनाए जाते हैं। ठीक है। ये तो सभी को मालूम है कि जो भी व्रत है या जो भी कोई त्यौहार है, कोई भी पर्व है, उसको मनाने का ढंग जो है अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है ना। एक दशहरा पर्व का ही हम उदाहरण लें तो स्पष्ट है कि यह
पर्व देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न ढंग से मनाया जाता है ना। दशहरे की अगर हम देखें तो ये जो है अलग अलग हिसाब से, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। किसी दिन तो जो है विजयदशमी जिस दिन होती है, दशहरा होता है, उसी दिन जो है रावण को फूंकने की प्रथा है। लेकिन अगर हम पूर्वी क्षेत्र की ओर जाएं, जैसे कि कन्नौज में रावण को जो है विजयदशमी से जो है कई दिन बाद जो है फूंका जाता है ना। तो ये अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग ढंग से जो है लोग मनाने अपने त्योहारों को, पर्वों को जो है अपने अपने हिसाब से मनाते हैं। और इसका जो एक एग्जाम्पल है वो देखते हैं। इस संदर्भ में मैकी मेरिट ने जो है कई बार, ये हमने अपनी पीछे वाली स्लाइड में भी जो है बताया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। मैकी मेरिट के किशनगढ़ी गांव, कई बार पूछा जाता है कि मैकी मेरिट ने कहाँ अध्ययन किया, तो जो है कहाँ अध्ययन किया, तो आप जो है किशनगढ़ी को जो है याद रखेंगे, ठीक है ना। किशनगढ़ी मैकी मेरिट का अध्ययन क्षेत्र था। उसी के अध्ययन से जो है नौरता जानते हैं, नवरात्रों की पूजा को नौरता कहते हैं किशनगढ़ी में। और कहीं कहीं जो है उत्तर प्रदेश में भी ये जो है नौरता शब्द प्रचलित है और शायद वहीं से ही आया हो, ठीक है ना। तो नौरता पूजा की चर्चा है। वहाँ के लोग नवरात्रि शब्द के अपभ्रंश, यानी कि इसी का ही जो है एक बिगड़ा हुआ रूप है, नौरता नाम की एक नवीन देवी को पूजने लगे हैं, ठीक है। नौरता से मतलब वहाँ पे एक देवी है इस नाम से, तो उसका नाम जो है नौरता नाम है, और उस नाम की जो देवी है उसको पूजने लगे हैं। 9 दिन दशहरे के समय लड़कियां और औरतें हर 10वें घर के बाहर दीवार पर गोबर एवं मिट्टी की विभिन्न मूर्तियां बनाती हैं। ये वहाँ की प्रथा है, रीति रिवाज, कुछ परंपरा है, उसको करती है। संध्या के समय दीपक दिखाती हैं और नौरता देवी की पूजा अर्चना करती हैं। मेरिट ने नौरता को संकुचित देवी माना है, ठीक है। संकुचित का मतलब स्थानीय देवी माना है, यानी कि ये जो नौरता वाली जो देवी है ये केवल किशनगढ़ी में ही पाई जाती हैं, ठीक है ना। और हमने तो कहीं नहीं देखा, हमारे यहाँ भी नहीं नौरता जैसी कोई देवी जो है कोई पाई जाती है ना, नहीं पाई जाती। तो ये जो है एक स्थानीय देवी है, और स्थानीय देवी होने के नाते ये मात्र किशनगढ़ी में ही जो है विराजमान है, और वहीं के लोग जो है इसको नवरात्रि के समय इसकी पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। मेरिट ने नौरता को संकुचित देवी कहा है, ये बता ही दिया। उनका विश्वास है कि नौरता दुर्गा का ही वैकल्पिक नाम है, ये मान लेते हैं। निम्न जातियों के द्वारा सरस्वती पूजा, रक्षाबंधन एवं विजयदशमी का पर्व मनाना स्थानीयकरण यानी संकीर्णीकरण का उदाहरण है, ठीक है ना। अब निम्न जातियां जो ये रक्षाबंधन मनाती हैं, विजयदशमी का पर्व मनाती हैं, तो ये जो है क्या है, ये इन्होंने माना है कि स्थानीयकरण का उदाहरण है ये, ठीक है ना। जबकि इन लोगों का ये त्यौहार है नहीं, ठीक है ना। ये जो त्यौहार हैं ये अलग अलग वर्ण के हिसाब से, अलग अलग जातियों के हिसाब से अलग अलग त्यौहार जो है मनाए जाते हैं। अब आता है सार्वभौमिकरण की अवधारणा, ठीक है। तो मैकी मेरिट ने सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख सांस्कृतिक प्रसार की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए किया, ठीक है। यानी कि सांस्कृतिक प्रसार का जब फैलाव हो, है ना, अगर कोई भी कल्चरल एक्टिविटी है वो जो है बहुत ज़्यादा फैल जाए, अलग अलग क्षेत्रों में बहुत रैपिडली फैल जाए, यानी कि बहुत तेज़ी से फैल जाए, तो उसको जो है हम सार्वभौमिकरण कह सकते हैं। प्रक्रिया को दर्शाने के लिए किया गया है। मैकी मेरिट की दृष्टि से जब लघु परंपरा के तत्व यथा देवी देवता, प्रथाएं, संस्कार इत्यादि का फैलाव क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि अब जैसे कि रक्षाबंधन जो है, अभी क्या बताया गया कि रक्षाबंधन जो है एक जो है किस प्रकार का त्यौहार था, वो संकीर्णीकरण के द्वारा जो है उसको मनाया जाता है, मतलब कुछ विशेष जगहों पर ही जो रक्षाबंधन मनाया जाता है। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो रक्षाबंधन जो है एक ऐसा पर्व हो गया है जो है पूरे जो है, मुझे लगता है कि पूरे विश्व भर में ना मनाया जाता हो, ठीक है ना। बहनें भाई की कलाई पर राखियां बांधती हैं, और ये जो है एक इस तरह का त्यौहार है कि जो वृहद स्तर पर मनाया जाता है, बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है। और जब कोई भी छोटी चीज़
वृहद स्तर पर मनाई जाने लगती है तो उसको ही हम सार्वभौमिकरण कहते हैं। यानी जब उसका फैलाव जो है सार्वभौमिक हो जाए, ज़्यादातर जनता, ज़्यादातर जनसंख्या उसको अपनाए, उसको माने, तो वो जो है सार्वभौमिकरण कहलाता है। ठीक है ना। जब ये फैलाव वृहद स्तर तक पहुंच जाता है तब उसका मौलिक रूप परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम सार्वभौमिकरण कहते हैं। ठीक है ना। यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि जो वैश्विक स्तर पर मनाया जाए, युद्ध यानी कि बड़े स्तर पर मनाया जाए, आम भाषा में कहें तो युद्ध स्तर पर मनाया जाए कोई भी चीज़, तो उसको जो है हम क्या कहेंगे, सार्वभौमिकरण करेंगे। लेकिन युद्ध स्तर पर तभी मनाया जाए जब वो पहले कहीं छोटे स्तर पर मनाया जाता रहा हो। छोटे स्तर से उठ करके कोई भी जब पर्व या त्यौहार जब बड़े स्तर से मनाया जाए और उसकी मान्यता जो है सभी समाजों में हो, सभी जगह पाई जाए, तो उसको हम सार्वभौमिकरण कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सार्वभौमिकरण का अर्थ सार्वभौमिकरण का तात्पर्य लघु एवं बृहद परंपराओं के बीच अंतःक्रिया की प्रक्रिया में है। सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत लघु परंपराएं वृहद परंपराओं के निर्माण के साथ ही साथ अपनी निरंतरता भी बनाए रखती हैं। सार्वभौमिकरण के अंतर्गत लघु परंपरा के तत्व स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर की ओर बढ़ते हैं। यानी कि स्थानीय स्तर यानी कि संकीर्णीकरण, छोटी जगह से राष्ट्रीय स्तर यानी कि बड़े लेवल तक बढ़ते हैं। ठीक है, तब वो जो है सार्वभौमिकरण कहलाता है। सार्वभौमिकरण प्रक्रिया से निर्मित वृहद परंपरा लघु परंपराओं का संशोधित एवं परिमार्जित रूप होता है। तो जो लघु परंपराएं होती हैं, कुल मिलाकर के एक लाइन में अगर हम सार्वभौमिकरण को समझें तो वो ये है कि जब लघु परंपराएं वृहद परंपराओं का रूप ग्रहण कर लेती हैं, जब लघु परंपराएं वृहद परंपराओं का जो रूप है उसको ग्रहण कर लेती हैं, तो इसी को ही जो है हम सार्वभौमिकरण कहेंगे। यूनिवर्सलाइजेशन इसी को ही कहेंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं, उदाहरण है सार्वभौमिकरण के। सार्वभौमिकरण जैसी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। ऐसा समझा जाता है कि जब प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, ये ध्यान से समझने की चीज़ है ना, और इसको ध्यान रखेंगे। वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी तो उस समय रक्षाबंधन ब्राह्मण वर्ण, अभी जैसे कि हम पीछे भी बात कर रहे थे कि जो रक्षाबंधन है सभी लोगों का त्यौहार नहीं था, है ना, तो इसको जो है कौन लोग मनाते थे, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो त्यौहार था वो ब्राह्मण वर्ण के द्वारा मनाया जाता था। और इसके बाद विजयदशमी, विजयदशमी क्षत्रिय वर्ण द्वारा मनाया जाता था। दीपावली, दीपावली वैश्यों का त्यौहार था, है ना। 4 वर्ण पाए जाते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इन्हीं के हिसाब से सारे के सारे फेस्टिवल्स भी होते थे, है ना। ब्राह्मण वर्ण क्या का त्यौहार रक्षाबंधन, विजयदशमी का त्यौहार क्षत्रिय वर्ण और दीपावली का त्यौहार वैश्य वर्ण मनाता था, है ना। और क्या बचा, होली। एवं होली जो है होली शूद्र द्वारा मनाई जाती थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है समाज वर्णित था, विभाजित था, और वो वर्णों में ही विभाजित नहीं था, उनके जो त्यौहार थे वो भी उन्हीं वर्णों के अकॉर्डिंग, उन्हीं वर्णों के आधार पर विभाजित थे। जैसे कि अभी बताया गया है, ब्राह्मण वर्ण क्या मनाता था, रक्षाबंधन मनाता था। विजयदशमी का त्यौहार क्षत्रिय मनाते थे। दीपावली वैश्यों का त्यौहार था, और जो शूद्र थे वो होली जैसा त्यौहार मनाते थे। ठीक है ना। लेकिन आज होली और दीपावली को ब्राह्मण एवं अन्य जाति के लोगों ने समान रूप से अपना लिया है, अर्थात इन त्योहारों पर अब सार्वभौमिकरण हो गया। इन त्योहारों का अब सार्वभौमिकरण हो गया, यानी कि जो पहले चीज़ें मतलब एक विशेष समुदाय या विशेष वर्ण द्वारा मनाई जाती हो, और अब जो है उसको सारे के सारा वर्ण, सारा का सारा समुदाय, सभी समाज के व्यक्ति मनाएं, तो इसी को ही हम सार्वभौमिकरण कहते हैं, है ना। अब देखो, मैकी मेरिट ने किशनगढ़ी ग्राम में मनाए जाने वाले सोरती पूजा का उल्लेख किया है। ठीक है, सोरती होती थी। दीपावली के अवसर पर किशनगढ़ी के लोग गांवों की दीवारों पर चावल के आटे की प्रतिमा बनाते हैं, जिसे वे सोरती देवी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, दीपावली पर चावल के आटे की प्रतिमा बनाते थे और उसको जो है सोरती देवी के नाम से पुकारते थे किशनगढ़ी के लोग। ठीक है, सोरती के अतिरिक्त लोग उस दिन लक्ष्मी की भी पूजा करते थे।
मैरिट का मानना है, मैक्की मैरिट का मानना है कि एक स्थानीय सोरती देवी कालांतर में लक्ष्मी के रूप में बदल गई है। ठीक है ना। अतः सोरती से लक्ष्मी में रूपांतरण की प्रक्रिया वस्तुतः सार्वभौमिक की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि ये जो सोरती देवी जो पहले किशनगढ़ी गांव में मनाई जाती थी दीपावली के समय, और इस सोरती देवी को जो है आगे चलकर समय जब चेंज हुआ, थोड़ा सा बदलाव हुआ, तो यही देवी जो है लक्ष्मी की देवी कहलाने लगी। सोरती देवी का जो परिवर्तित रूप है वो लक्ष्मी की देवी का रूप बन गया। अब अंतर है स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन पैरोक्लाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन। देखते हैं क्या क्या अंतर है। कुछ निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर क्या है, सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया में परंपराओं का प्रभाव क्षेत्र विस्तृत एवं विकसित होता है, जबकि संकीर्णीकरण की प्रक्रिया में प्रभाव क्षेत्र संकीर्ण एवं संकुचित होता है। सार्वभौमिकरण में स्थानीय विश्वासों एवं कर्मकांडों का महत्व घटता है, जबकि संकीर्णीकरण की प्रक्रिया में स्थानीय विश्वासों एवं कर्मकांडों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है ना। दूसरा क्या है, सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया में लघु परंपराएं बड़ी परंपराओं का निर्माण करती हैं। जैसा कि अभी पीछे बताया है मैंने कि जब लघु परंपराएं वृहद परंपराओं का रूप धारण कर लेती है तो सार्वभौमिकरण कहलाता है। दूसरी ओर संकीर्णीकरण की प्रक्रिया में वृहद परंपरा के तत्व छोटी परंपरा को विकसित कर लेते हैं, तो ये जो है संकीर्णीकरण कहलाता है या स्थानीयकरण हो जाता है। अगला क्या है, सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया व्यवस्थित है, जबकि संकीर्णीकरण की प्रक्रिया अव्यवस्थित है। चौथा क्या है, सार्वभौमिकरण के अंतर्गत लघु परंपराएं विकसित होकर नई वृहद परंपरा का रूप लेती हैं जो पूर्व प्रचलित होती हैं। ठीक है, तो ये स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण में कुछ अंतर थे, इनको पढ़ लेंगे आप। और जो आज का जो टॉपिक है यहीं समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो ये विषय है ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स अ लॉट।